माई के दुधावा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। अरे सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग का स्टार ग्रेसफुल एजुकेशन पर मैं स्वागत करता हूं। 2026 में होली का आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए। आज मैं लेकर के आया हूं सिंधु नदी तट। आज मैं पढ़ूंगा लोग सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी कहां से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है, किस देश से निकलती है, किस झील से निकलती है, तो इसे हम लोग देखेंगे आज बारीकी से। तो ये है आपका ये है आपका भारत। तो सिंधु नदी तिब्बत में एक ग्लेशियर है। तिब्बत तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। यहीं पर आपका कैलाश पर्वत है। तो ये आपका हो गया कैलाश पर्वत। ये हो गया मानसरोवर झील। और यहां से ही सिंधु नदी ये निकलती है। तो सिंधु नदी किस झील से निकलती है, तो तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। और इसी बगल में कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत पर ही एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू। बोखरचू ग्लेशियर। तो सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो सिंधु नदी तिब्बत में स्थित बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। किस पर्वत से निकलती है, तो कैलाश पर्वत से निकलती है। और किस झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। और ये मानसरोवर झील से निकल करके यहाँ एक ये लद्दाख का बेल्ट है। तो ये यहाँ एक जिला है दमचौक। ये दमचौक के पास भारत में मिलती है। और यहाँ है जगह जिसका नाम है चिल्लास। चिल्लास दमचौक से एंट्री करती है और पूरा जो है लद्दाख होते हुए ये चिल्लास के पास जा करके फिर ये पाकिस्तान में ये सिंधु नदी प्रवाहित होती है।
सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर, दमचौक से लेकर के चिलास तक सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब मानसरोवर झील से निकली ये सिंधु नदी, तो सिंधु नदी को तिब्बत में हम लोग किस नाम से जानते हैं? बहुत वीवीआई प्रश्न है। जिस तरह से मानसरोवर झील से ही आपका इसकी पूरब तरफ एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग सांगपो कहते हैं, लेकिन सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? आप लोग कमेंट में इसको बताएंगे। तो सिंधु नदी को तिब्बत में हम लोग सिंगी खवांग कहते हैं। सिंगी खवांग, सिंगी खवांग। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सिंगी खवांग के नाम से जानते हैं। और ये सिंगी खवांग ये तिब्बत में कहलाती है। और ये सिंधु नदी दमचौक से एंट्री होकर के और ये पूरे होते हुए चिलास के पास जाकर के ये भारत तक समाप्त हो जाती है और ये पाकिस्तान में फिर बहती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर, ये सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर दो श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है। एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर। आप ट्रांस हिमालय का भाग पढ़े होंगे। ट्रांस हिमालय में आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियां हैं। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर से बीच से प्रवाहित होती है। अब सिंधु नदी की हम लोग देखेंगे इसके दाएं ओर से कौन कौन नदी इसमें आकर के मिलती है। तो एक नदी इस तरफ से आती है दाईं तरफ से, इस नदी का नाम है नुब्रा। ये नुब्रा नदी तिब्बत से आकर के ये मिलती है सिंधु में। फिर एक नदी और आती है जिसका नाम है श्योक। श्योक जो है सिंधु की दाएं सहायक नदी है। नुब्रा जो है सिंधु की दाएं सहायक नदी है। और ये सिंधु नदी जैसी यहाँ पर आती है तो एक बहुत बड़ा गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज मिस हो गया, बहुत बड़ा यहाँ पे गड्ढा बनता है त्रिभुजाकार, तो ये बहुत बड़ा गॉर्ज का निर्माण करता है। इस गॉर्ज को कहते हैं पुंजी गॉर्ज। विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज सिंधु नदी बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज सिंधु नदी बनाती है। उस गॉर्ज को कहते हैं पुंजी गॉर्ज। ये पुंजी गॉर्ज बनाते हुए चिलास से जाकर के ये पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। फिर पाकिस्तान में इस तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है काबुल। काबुल पाकिस्तान के इस तरफ है, बगल में ही है। और एक नदी और पाकिस्तान देने से आती है, इस नदी को हम लोग कहते हैं स्वात, स्वात रिवर। तो नुब्रा इसकी दाएं सहायक नदी, श्योक इसकी दाएं सहायक नदी,
और काबुल इसकी दाएं सहायक नदी, स्वात इसकी दाएं सहायक नदी है। सिंधु नदी भारत में सबसे बड़ा गौर्ज का निर्माण करता है, जिस गौर्ज का नाम है बुंजी गौर्ज। ये दमचौक से प्रवेश करती है, चिलास तक बहती है। चिलास से लेकर दमचौक तक, यानी भारत में सिंधु की कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। ये दो श्रेणियों के बीच है, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर, याद रखिएगा, सिंधु का जाल बिछा हुआ है। तो जा से हो गया जास्कर, अल्लाह से हो गया लद्दाख, जास्कर और लद्दाख जाल। तो सिंधु का जाल लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच ये प्रवाहित होती है। अब सिंधु की 5 सहायक नदी है। सिंधु की 5 सहायक नदी है। एक है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो यहां पर एक झील है जिसका नाम है वेरी नाग। वेरी नाग झील। वेरी नाग झील से एक नदी निकलती है और यहां पर आकर के मिलती है, ये बुलर झील के पास आकर के मिलती है। इसी नदी को हम लोग कहते हैं झेलम। वेरीनाग झील से एक नदी निकलती है, इस नदी को हम लोग झेलम कहते हैं और वो बुलर झील में जाकर के मिलती है। और बुलर झील के बाद मिलने के बाद फिर ये सीधे ये नम भारत के समानांतर प्रवाहित होती है। और तो ये वेरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। ये बुलर झील के पास आकर के मिलती है और इस तरह से पाकिस्तान में जाती है। ये भारत सीमा के समानांतर बहती। अब है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है चिनाब। तो हिमाचल प्रदेश में एक चंद्र नाम से एक नदी है और एक है भाग। चंद्र और भाग दोनों आकर के हिमाचल प्रदेश से निकलती है। एक भाग नदी है और एक चंद्र नदी है। और चंद्र और भाग जब दोनों मिलती है तो यही चिनाब का निर्माण करती है। यही चिनाब नदी है। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के चंद्र और भाग से निकलती है। और ये बुलर झील हो गया और ये इस तरह से प्रवाहित होती है। और ये एक जगह है पाकिस्तान में जिसका नाम है मिठन कोट। ये मिठन कोट के पास आकर के सिंधु में मिल जाती। और ये जो झेलम नदी है ये भारत सीमा के समानांतर बहती हुई यहाँ झंग नामक स्थान पर पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। यानी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका चिनाब है, जो चंद्र और भाग दो नदियों के मिलने से बनती है। चिनाब नदी पर ही बगलीहार परियोजना है, दुल्हस्ती परियोजना है। चिनाब पर ही बगलीहार, दुल्हस्ती। तो ये चिनाब पाकिस्तान में मिठन कोट के पास जाकर मिलती है। ये सिंधु में जाकर के मिठन कोट के पास मिलती है। और झेलम नदी जो है पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर ये झेलम चिनाब में आकर मिल जाती है। अब यहाँ पर है एक दर्रा, इस दर्रे को कहते हैं रोहतांग। रोहतांग दर्रा।
तो रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है, रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है। इस नदी को हम लोग कहते हैं रावी, रावी। और ये रावी नदी इस तरह से जाकर के मिल जाती है। तो रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? तो रावी। और ये रावी नदी जाकर के चिनाव में मिल जाती है। ये रावी नदी चिनाव में मिलती है। फिर है आपका यहाँ पर एक जगह ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जो भारत से निकल के भारत में ही मिलती है, ये पाकिस्तान में नहीं जाती है। इस नदी का नाम है ब्यास। तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है और रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भाग नदियों के मिलने से बनता है। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है और ये झंग नामक स्थान पर चिनाव में मिलती है। अब मानसरोवर झील के बगल में ही एक झील है जिसका नाम है राकसताल झील। राकसताल झील, राकसताल झील। यहां से एक नदी निकलती है और इस तरह से ये बहती हुई सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला। तो सिपकिला दर्रा के पास ये सिपकिला दर्रा से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है और इस तरह से बहती हुई ये जा करके यहाँ जगह है जिसका नाम है बहावलपुर। तो ये पाकिस्तान में बहावलपुर जगह पर जाके मिल जाती है। तो राकसताल झील से एक नदी निकलती है, इस नदी को हम लोग कहते हैं सतलज। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से। राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सतलज नदी को तिब्बत में लांगचेंग खवांग कहते हैं। सतलज नदी को तिब्बत में लांगचेंग खवांग, लांगचेंग खवांग, लांगचेंग खवांग, लांग छिपाइए सतलज लांगचेंग खवांग। और सिंधु का नाम है सिंगी खवांग, सतलज का नाम है लांगचेंग खवांग। इस झील से राकसताल झील से सिपकिला दर्रा को चीरते हुए और ये पूरे भारत में बहती हुई और ये बहावलपुर के बाद जाकर के चिनाव में मिल जाती है। और यहाँ बताए कि एक ब्यास कुंड स्थान है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी को ब्यास कहते हैं और ये जा करके कपूरथला, कपूरथला के पास जाकर के ये सतलज में मिल जाती, सतलज में मिल जाती है। तो सिंधु की 5 सहायक नदी, ये सिंधु नदी की हम लोग 5 सहायक नदी। एक नदी हो गया झेलम जो बेरी नाग झील से निकलती, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। सिंधु की 5 सहायक नदी झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम चिनाब रावी ब्यास
सतलज। मानसरोवर झील से नदी निकलती है, इस नदी को कहते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खवाम कहते हैं। किस ग्लेशियर से निकलती है? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। किस पर्वत से निकलती है? कैलाश पर्वत से निकलती है। और ये दमचौक के पास ये भारत में एंट्री करती है और ये प्रवाहित होते हुए चिलास के पास जाकर के पाकिस्तान में मिल जाती है। ये दोनों, ये नदी जो है लद्दाख और जौस्कर के बीच प्रवाहित होती है। इसकी दायक सहायक नदी नुब्रा, श्योक, काबुल और सवात है। सिंधु नदी विश्व में सबसे बड़ा गौज गुंजी गौज का निर्माण करती है। इसकी 5 सहायक नदी सिंधु की वेरीनाग, चिनाब, वेरीनाग से नदी निकलती है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, ये प्रवाहित होती हुई कपूरथला के पास सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी से बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, जिसे इंदिरा गांधी नहर सतलज पर ही बनाया गया है। 1960 के सिंधु जल समझौता हुआ था, उसमें कहा गया था कि सिंधु 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 झेलम झेलम और चिनाब चिनाब का सिंधु झेलम चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। 1960 में सिंधु जल समझौता हुई थी। इसमें कहा गया था 3 नदी, एक सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीनों का 80% पानी पाकिस्तान को जाना था, 20% पानी इंडिया में रहता था। और चिनाब के बाद हो गया रावी, ब्यास और सतलज। तो रावी, ब्यास, सतलज का 80% पानी भारत का उपयोग करना था और 20% पानी पाकिस्तान का उपयोग करना था। इसी को हम लोग सिंधु जल समझौता कहते हैं। 1925 में सिंधु जल समझौता पर विवाद है और अभी ये सिंधु जल समझौता बिल्कुल रद्द हो चुका है। इंडिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, इस पर समझौता वार्ता चल रही है। तो सिंधु जल समझौता जो है 2025 में लागू नहीं है। अब भारत सोच रहा है कि ये 3 नदी का कम से कम 50% पानी हम यूज करें, इसे हम 20% यूज कर रहे थे। तो इस तरह की बातें चल रहा है। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। तो हम लोग आज देख लिए सिंधु नदी तंत्र। तो मेरे चैनल स्टार ग्रेसफुल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसा ही वीडियो के साथ। जय हिंद।